तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल हम लोग और आप लोग यूपीआई के थ्रू कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी भी रीजन से करो, कमीशन अर्न करने के लिए या फिर कैशबैक कमाने के लिए या फिर रिवार्ड पॉइंट अर्न करने के लिए, किसी भी रीजन से हम बहुत ही ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। बट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या उस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर नहीं। हम एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फोन पे कर रहे हो या फिर गूगल पे कर रहे हो या फिर पेटीएम कर रहे हो, कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक साल में कितना रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सवाल ये है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप एक साल में कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह की समस्या होगी या फिर यूं कहिए नोटिस आएगी या नहीं आएगी, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जैसा कि आपको पता है यह चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज भाई सपोर्ट भी कर देना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इसका आपको एक भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त आजकल हम लोग और आप लोग यूपीआई के थ्रू काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। और चाहे आप फोन पे कर रहे हो इस्तेमाल, गूगल पे, पेटीएम या फिर अन्य कोई यूपीआई ऐप कर रहे हो, ये एक अलग बात है। और काफी सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अपने मोबाइल फोन में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि काफी सारे यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर रखे हैं और उसका इस्तेमाल टाइम टू टाइम कर रहे हैं एक अलग अलग पर्पस की वजह से। जैसे कि कोई किसी ऐप को इस्तेमाल करता है कैशबैक कमाने के लिए, यानी कि कैशबैक थोड़े बहुत मिल जाते हैं अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू तो, या फिर कोई रिवार्ड पॉइंट अर्न करने के लिए, ओके। और कोई कमीशन कमाने के लिए करता है, जैसे कि कोई बंदा आपको बोलता है कि भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपको यहां से पैसा निकाल करके कैश दे दूंगा और उसके कुछ 1-2% मैं कमीशन रख लूंगा, ठीक है ना। और कोई यूजर तो हेल्प करने के लिए, जैसे कि बोलता है कि भाई आप मेरे अकाउंट पर पैसे भेज दो और मैं आपको पैसे निकाल करके हेल्प कर सकता हूं, आपको दे सकता हूं कैश। तो ये एक हेल्प करने के लिए भी यूपीआई के थ्रू काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दूसरा भी रीजन है, यानी कि अगर आपके पास एक शॉप है और वहां पर आप किसी भी माध्यम से पैसा कलेक्ट कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो या फिर पैसा किसी को दे रहे हो, भेज रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में कलेक्ट करना भी, चूंकि आप यूपीआई के थ्रू ही पैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में आप दे रहे हो या फिर कलेक्ट कर रहे हो, ये दोनों यूपीआई के ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि यूपीआई के थ्रू इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है तो भाई हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चेक करती है कि यूपीआई के थ्रू कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही आप कलेक्ट किए हो या फिर किसी को दिए हो, ठीक है ना। और एक रीजन होता है, जैसे कि काफी सारे कस्टमर्स को एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। मान लो मेरे केस में मेरा जो अकाउंट है एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, पीएनबी में भी है, कैनरा में भी है, यानी कि 4-5 बैंक में मेरा खाता खुला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूपीआई के थ्रू ही, ठीक है ना, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, ओके। तो इसे भी हम ट्रांजैक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा या नहीं ये मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। और मान लो आपने अपनी मम्मी के, अपने पापा के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो भाई यूपीआई के थ्रू ही आपने किया है ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये भी एक रीजन होता है यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करने का। और वहीं पर अब बात करें ये कि आखिर में हम यूपीआई के थ्रू कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कितना लिमिट दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर यूपीआई की कोई लिमिट नहीं है कि आप यूपीआई के थ्रू इतना रुपये का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने सर्च करके दिखा, तो वहां पर यह बताया गया कि अगर आप यूपीआई के थ्रू सर यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं रुपया, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए आप यूपीआई के थ्रू 24 घंटे में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है कि आप यूपीआई के थ्रू इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप यूपीआई के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो, जैसे कि मान लो अगर आप यूपीआई के थ्रू एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, और नॉर्मली जो ईयर है वो तो अलग बात है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जांपल आप अपने यूपीआई के थ्रू 50 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं, 50 लाख रुपीज, ओके। तो कोई
किसी भी रीजन बस करता है, कोई कुछ और वजह से करता है। जैसे कि मान लो आकर आप रिवार्ड के लिए करते हैं या फिर कैशबैक के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मान लो आपने 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया अपने यूपीआई ऐप से, तो उस सिचुएशन में आप कैशबैक कितना अर्न करोगे? 10-20 हजार कमा लोगे या फिर 25-30 हजार मैक्सिमम कमा सकते हो। या फिर अगर आप कमीशन के लिए अर्न करना चाहते हो या फिर कमीशन के लिए ट्रांजैक्शन करते हो, तो 1-2% का कमीशन आप लेते होंगे। ओके, तो जैसे कि अगर मान लो 50 लाख रुपए का आपने ट्रांजैक्शन किया और वहां पर आप 1% कमीशन लेते हो, तो 50 लाख का 50,000 कमीशन आपको तो मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2% कमीशन लेते हो तो 1 लाख रुपया आपको वहां पर अर्न हो जाएगा। बाकी के 49 लाख यानी कि 49 लाख रुपए आपको जिसको टर्न ओवर करना था, यानी कि जिसको भेजना था पैसा, आपने उनको भेज दिया। आपको कमाई कितना हुआ? 1 लाख रुपया, अगर आप 2% का कमीशन लेते हैं तो। ओके, बट यहां पर सवाल ये उठता है कि यहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप 40 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है, चूंकि जीएसटी की लिमिट दी हुई होती है और यहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो आपको सबसे पहले तो जीएसटी नंबर लेना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जो यहां पर 40 लाख रुपए टर्न ओवर किए, सॉरी 50 लाख रुपए आपने लेन देन किए हैं, ये एक अलग बात है कि आपने 2% का कमीशन लिया है, आप लिए हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हुआ कितना है? 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये इनकम टैक्स देखती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन देखती है और वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा इनकम टैक्स को कि भाई ये जो 50 लाख का ट्रांजैक्शन मैंने किया है वो किस किस माध्यम से किया है, कैसे किया है, कहां से आया है और कहां पर मैंने इसे यूज किया है। पूरी डिटेल में आपको एक वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जानकारी उनको देना पड़ेगा, वहां पर कोई बहाना आपको नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप 40 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर 6-7-8% का प्रॉफिट भी आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि मान लो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं और आपने 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया है, ओके, तो वहां पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि आपको जो खर्चा हुआ है, ओके, उस खर्चे को काट करके आपको 6-7-8% तक का आपको प्रॉफिट भी दिखाना हो। यहां पर आपको इनकम टैक्स एक वैलिड प्रूफ मांगेगी कि आपने इस रुपये का कहां पर लेन देन किया है, एक आपको वैलिड जानकारी देना पड़ेगा। आपको वहां पर बहाना नहीं देना है, यानी कि बहाना चलेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें यूपीआई के थ्रू। एक छोटे मोटे कमीशन अर्न करने के लिए, रिवार्ड पॉइंट कैशबैक कमाने के लिए आप ज्यादा ट्रांजैक्शन लेन देन ना करें। हाँ, आप कुछ यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इनकम टैक्स की तरफ से। अदरवाइज अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आपके घर पर आ सकती है और उसके बाद आप लफड़े में पड़ जाओगे। वहां पर आपको पूरी डिटेल में ब्यौरा देना होगा कि आप कहां कहां पर इस रुपये का लेन देन किए हैं और क्यों किए हैं, क्या रीजन है, कहां से आता है, कहां जाता है, पूरा डिटेल आपको जानकारी देना पड़ेगा। ओके, और अगर आप बुक मेंटेन करते हैं या फिर यूं कहिए अगर आप हिसाब किताब करते हैं सही तरीके से, जैसे कि मान लो आपने एक साल में 50 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए का टर्न ओवर कर लिया है, चाहे आपने कलेक्ट किया हो पैसे यूपीआई के माध्यम से या फिर आपने किसी को दिया है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास पूरा हिसाब किताब है कि मेरा पैसा यहां से आया और यहां पर गया, मेरा इतना वैलिड खर्चा हुआ और इतना मुझे अर्निंग हुई, इनका मतलब कि मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर आप दिखाने में इनकम टैक्स को सक्षम हो जाते हैं, आईटीआर विभाग को सक्षम हो जाते हैं, यानी कि वैलिड आप दिखा देते हैं सही तरीके से कि सर मेरा पैसा यहां से आया, मैंने यहां पर भेजा, मेरा बिजनेस ये है, मैं इतना % अर्निंग किया हूं, मेरा खर्चा ये है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं दिखा पाते हैं, आप सही तरीके से उनको वैलिड प्रूफ नहीं दे पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए काफी सारे शॉपकीपर जो है अपने दुकान पर एक क्यूआर कोड यूपीआई का लगा करके रखते हैं ताकि कोई भी कस्टमर आए और प्रोडक्ट ले, उसके बाद वहां पर ट्रांजैक्शन कर दे। और काफी सारे कस्टमर को आपने ये भी देखा होगा, अगर आप एक शॉपकीपर होंगे तो काफी सारे कस्टमर क्या करते हैं, जैसे मान लो आप कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, मतलब कि कस्टमर से आप कैश ही लेते हो, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई आप यूपीआई के थ्रू ही ले लीजिए मेरा पेमेंट, तो आप वहां पर क्या करते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं अपने अकाउंट में और वो जो पैसा है आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। ओके, तो यहां पर अगर आप कम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन काफी सारे दुकानदार को आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा कोई भी कस्टमर आता है और वहां पर ट्रांजैक्शन करके यूपीआई के थ्रू चला जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है यूपीआई के थ्रू और ये अलाउ नहीं है, यानी कि ज्यादा यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करना वो भी सेविंग अकाउंट में अलाउ नहीं है। इसके लिए आपको अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करते हैं ना और वहां पर अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां पर अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हैं यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन तो भाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मान लो आपने अपनी मम्मी या पापा के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू आज सुबह में ट्रांजैक्शन किया 10,000 15,000 रुपए और शाम तक में आपने उस 10-15,000 रुपए को यूपीआई के थ्रू ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया उस रुपए को, तो भाई ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर मान लो अगर आपका ही 1-2 अकाउंट है, 4-5 अकाउंट है, जैसे एसबीआई में, एचडीएफसी में, कैनरा में, पीएनबी में, और आप क्या कर रहे हो कि एसबीआई से एचडीएफसी में ट्रांसफर कर रहे हो
यूपीआई के थ्रू या फिर एचडीएफसी से एसबीआई में कर रहे हो, एसबीआई से फिर कैनरा में कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके हर एक बैंक अकाउंट में आपका ही पैन कार्ड लगा हुआ है और हर एक व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड होता है, तो हर जगह एक ही पैन कार्ड है, तो उस सिचुएशन में ये भी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर के ये कहूं कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है ना, जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। उसके बाद अगर आप 40 लाख 50 लाख या फिर उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हिसाब किताब मेंटेन करके रखना होगा, पूरी अच्छी तरह से डिटेल में जानकारी देना होगा इनकम टैक्स विभाग को। अगर आपको नोटिस आ जाती है तो वहां पर आपको एक वैलिड प्रूफ दिखाना होगा कि मेरा पैसा यहां से आया और यहां पर गया, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करता हूं और यहां पर मुझे इतने खर्चे होते हैं और मैं इतना अर्निंग कर लेता हूं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको इनकम टैक्स विभाग को दिखाना होगा, तब जाकर के आपको छुटकारा मिलेगा, अदरवाइज आप लफड़े में फंस जाओगे। ओके, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में यूपीआई के थ्रू कितना ज्यादा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना लिमिट होती है, क्या इससे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है या फिर नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।